ओके, सो हम लोग थे कि इंडिया का हाल इतना जो बेहाल हो गया था, इंडिया के पास पैसे नहीं थे चुकाने के लिए, आईएमएफ से उधार लिए थे उसने, तो आईएमएफ ने शर्त रखी थी। क्या शर्त रखी थी? कि तुम अपने देश की इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करो, ये शर्त रखी थी भाई। तो तुम लोगों को पैसे मिलेंगे भाई, अदरवाइज नहीं मिलेंगे ऐसे। आईएमएफ भाई। तो एक्चुअली उस वक्त फिनेंशियल मिनिस्टर थे, कौन होंगे, कोई बता सकता है? एनीवन? कौन ऐसा इकोनॉमिक पॉलिसीज जो बड़ा इतना अच्छा रिफॉर्म लेकर आएगा? ऐसा कौन सा मनमोहन फिनेंशियल सिंह। मिनिस्टर हो सकता है? मनमोहन सिंह। Manmohan Singh, of course. Yes. So economist, superb economist, that is Manmohan Singh. वो उस वक्त फाइनेंशियल मिनिस्टर थे 1991 के टाइम पे। सो जुलाई 1 जुलाई 1991 के टाइम पे उन्होंने ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लॉन्च किया, एस्टैब्लिश किया, जिसको नाम दिया गया एज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको हम लोग इवन इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्योंकि पुरानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो पीसी महालानोबिस के टाइम पे 1956 में आई थी, क्योंकि आपने अगर सुना हो कंपनीज एक्ट 1956, पुराना वाला, अभी अपग्रेडेड हुआ 2013 में। तो 1956 जो इंडस्ट्रीज को इंपॉर्टेंस दिया था ना, वो हमारा आईपीआर, दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में सबसे पहला। सो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट इज एक्चुअली 1991 के टाइम पे आई थी, जिसको नाम था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जैसे आपने जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ा ना, उसी तरीके से उस टाइम पे भी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। सो लिबरलाइजेशन मतलब सिंपल सी बात है, जो प्राइवेट सेक्टर पे इतने सारे रूल्स लगाते थे, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाते थे, पब्लिक सेक्टर को वही एनकरेज कर रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे। प्राइवेट सेक्टर को हर एक चीज के लिए लाइसेंसिंग लेना पड़ता था, कुछ भी करो लाइसेंस लो, कुछ भी करो इंडस्ट्री खोलिए लाइसेंस लो, इतने धक्के खाने पड़ते थे तो जाके, और उस पे भी रोक टोक, हर चीज में रोक टोक, तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते थे। फिर तो क्या हुआ, एलपीजी में लिबरलाइजेशन में सारों को हटा दिया, सारा लिबरलाइज कर दिया, पूरा सिस्टम इसके रिलेटेड। इंडस्ट्रीज में लिबरलाइज हो गया, टैक्स पैटर्न इजी हो गया भाई। फिर ये जीएसटी का आपको पता है, अभी इसका जीएसटी का लॉन्चिंग 2017 में किया ना, इसकी प्लानिंग जो थी ना जीएसटी के बारे में, वो 1991 से चल रही थी। हाँ भाई हम लोग जीएसटी लाए, जीएसटी, उस वक्त से वो लोग तैयारी भाई हाँ सोच रहे थे, लेकिन लॉन्च नहीं किया था। और 2015 में तो लॉन्च करके छोड़ दिया भाई नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी को। फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी उसी के टाइम पे हुआ हमारा, 1991 के टाइम पे। तो एलपीजी के अंदर जनरली एमआरटीपी एक्ट था, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। हाँ 1969 में ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसको भी बंद करके कंपटीशन एक्ट लाओ भाई, अब पूरे कंट्री में क्या होगा, कंपटीशन होगा अच्छा खासा। तो 2002 में कंपटीशन एक्ट लेकर आए थे। फिर पहले क्या होता था, फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट किया जाता था, मैंने बोला ना कि कंट्रोल पूरा का पूरा सरकार करती थी, लेकिन फिर क्या किया, एक्ट चेंज कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको हम लोग फेमा बोलते हैं, तो वो ले आए। तो उसमें भी मतलब डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग पूरा छोड़ दिया, अब सरकार बीच में नहीं आएगी, जो भी एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा वो डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होगा। हाँ लेकिन इतनी भी तो वो नहीं है ना, बीच में कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, एक्सचेंज रेट मतलब इतना इंडिया का जो वैल्यू है बहुत अगर डाउन हो जाता है, तो बीच में सरकार आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग, और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज करना, मतलब एक्सचेंज रेट को मैनेज करना, उसको हम लोग मैनेज फ्लोटिंग भी बोलते हैं और डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। तो एक्सचेंज रेट रिलेटेड भी हो गया, लाइसेंसिंग वगैरह भी सब हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी थोड़ा बहुत उत्साह उनका बढ़ाया, ये सब चीजें एल के टाइम पे मतलब लिबरलाइजेशन में हुई। प्राइवेटाइजेशन में आपको पता है कि बहुत से जो इतने सारे लॉसेस में जो पब्लिक सेक्टर्स वगैरह थी, तो थोड़े बहुत उसको शेयर्स उसके बेच डाले, या
तो पूरे बेच डाले, या तो आधे बेच डाले, या तो कोई पार्शियल मतलब कुछ परसेंटेज बेच डाले, जिसको आप सुनते हो डिसइन्वेस्टमेंट कर डाला भाई। अभी भी कर ही रही है ना, कितने डिफेंस में इंडिया ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, बोलो और क्या चाहिए। तो ये सब कुछ हुआ प्राइवेटाइजेशन में। और फिर ग्लोबलाइजेशन में चार चीजें, चार मेन मुद्दे वाली चीजें आती है। फ्री ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, free trading of technology, free trading of capital, and free trading of labor. Free transfer, free movement of labor. So capital, technology, labor और goods. आओ जाओ, import करो, export करो, सब चीजें करो भाई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला, आओ चलो हमारे इधर इन्वेस्टमेंट करो भाई। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली हमारे इंडिया में आओ, जमीनें मिलेगी, प्लांट मशीनरी कुछ लगाओ, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन करो। ये ना तो जीडीपी में ही जाएगा ना, हमारे देश में प्रोडक्शन हुआ है भाई, ठीक है, क्योंकि जीडीपी का कैलकुलेशन तो ऐसा ही होता है, हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का अलग कैलकुलेशन होता है। यहाँ पे उसमें हम इंडियन सिटीजन्स का लेते कि उन्होंने कितनी इनकम वो किया, लेकिन जीडीपी में तो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका वैल्यू लिया जाता है, चाहे इंडियन हो चाहे कोई भी एनआरआई हो भाई। आओ आओ चलो भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इससे क्या हो गया, फायदा हो गया, इंडिया को इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ इंडिया में आ जाएगी। तो ये सबके फायदे थे काफी। और सिंपल सी बात है कि कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हो या कोई भी स्टेप हो, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलते ही है हम लोगों को, राइट। तो ये सब चेंजेस वगैरह सब कुछ हुआ। प्लस एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को परमिशन दी कि अब पहले क्या था, इन्वेस्ट कर सकते थे फॉरेन इन्वेस्टर्स 26% तक शेयर मार्केट में, लेकिन फिर 49% तक अलाउ किया कि हाँ भाई आ जाओ भाई हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। तो ये सब चीजें भी हो गई काफी सारी। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन उस वक्त भी फोकस किया गया था कि भाई कम से कम हम इंपोर्ट्स करें। अभी भी बोला ही है ना, आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कितने सारे अलग अलग अभी भी इवन लेकर ही आए ये सब चीजें। तो उस वक्त भी ऐसा सब कुछ था ही। और कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव तो इम्पैक्ट्स होते ही है हर किसी के। बट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर नहीं होते ना तो इंडिया की बहुत गंदी हालत होती। मैं बिलीव करती हूँ कि यस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट जो था ना, आज भी मैं बताऊं, आज इंडिया जितना भी डेवलप हुआ है या क्या हुआ है ना, वो इस वजह से हुआ है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो जो मनमोहन सिंह ने जो पॉलिसीज बनाई थी, ये चेंज किया था ना, जबरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये सब कुछ लेकर आए थे, और जिसकी वजह से काफी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई थी। हाँ, मेन डिसएडवांटेज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे इतना ज्यादा फोकस नहीं है। इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, आउटसोर्सिंग इतना बढ़ गया यार ग्लोबलाइजेशन की वजह से। आप देखते हो आजकल कितनी सारी कंपनीज है जो आउटसोर्सिंग का काम कर रही है। सो अकाउंटिंग आउटसोर्स, मतलब हमको फॉरेन कंपनीज देती है ना काम, हमारे इंडिया का लेबर सस्ता जो है, तो बाहर की दुबई की, अमेरिकन, कैनेडियन, इतनी सारी जो कंपनीज है वो इंडिया को दे देती है, चलो भाई हमारा वेबसाइट डिजाइनिंग का काम करो, अकाउंटिंग का काम करो। Even TCS, Tata Consultancy Services also provides the outsourcing services to the various different countries companies. तो ये सब चीजें हुई। इवन आपको पता है कोका कोला का भी केस ऐसा ही था। कोका कोला, इंदिरा गांधी की जब सरकार चल रही थी उस वक्त कोका कोला कंपनी को एंटर होना था इंडिया में, क्योंकि उस वक्त पार्ले, थम्सअप जो है ना, थम्सअप जो प्रोडक्ट है वो पार्ले कंपनी का है। एक्चुअली वो पहले पार्ले कंपनी का था, तो पार्ले कंपनी को सामने उसको सरेंडर करना पड़ा, वो तो अलग ही केस है एकदम। बट इंदिरा गांधी ने ना सीधा कोका कोला कंपनी को बोल दिया था अपनी फॉर्मूला रखो भाई यहाँ पे दिखाओ, क्योंकि मैंने आपको नहीं बोला इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ये वो बहुत सारी रोक टोक थी बहुत ज्यादा। तो फिर क्या हो गया, कोका कोला फिर से वापस चला गया, फिर से नहीं आया। फिर 1991 के बाद आया, हाँ भाई अब तो ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, अब तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सब कुछ बढ़ चुका है, ये सब चीजें हुई है, तो अब आ जाना है। तो फिर वो तब कोका कोला आया, और फिर उसने जो पार्ले का थम्सअप प्रोडक्ट भी उसने खरीद डाला, फेंटा भी इवन पार्ले का ही था, वो सब प्रोडक्ट्स खरीद डाले, ठीक है। तो ये सब चीजें भी बहुत सारी कंपनीज के साथ हुआ, ये सब चीजें।
और रिलायंस को भी उस वक्त ही इंडस्ट्रियल ये लाइसेंसिंग ये वो सब कुछ मिला था। हाँ, प्राइवेट सेक्टर चल रहा था लेकिन बहुत जबरदस्त अंबानी का दिमाग था, खतरनाक सा, तो उसको लाइसेंसिंग ये वो सब कुछ मिल गया था उस टाइम पर। ठीक है, तो ये एक जनरल छोटी सी स्टोरी है हमारी इंडियन इकोनॉमी की, जो शुरुआत होती है बिफोर ब्रिटिश रूल से खत्म होती है 1991 तक। सोचो, जस्ट इतनी स्टोरी बताइए, वो भी एकदम शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में, है ना। तो देखो यहाँ पे आपका वही चीज लिखा हुआ है कि सिंस 1991 देयर वर सो मेनी चेंजेस इन द स्ट्रेटजी ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, द अननेसेसरी वेटेज ऑन द पब्लिक सेक्टर हैज बीन रिड्यूस्ड। ठीक है, फालतू का पब्लिक सेक्टर मतलब नाम का मिक्स्ड इकोनॉमी था, नाम का, ज्यादा तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसा ही काम हो रहा था पूरा का पूरा। तो since 1991 a suitable policy is adopted in connection with the privatization, globalization and liberalization. In 8th 5-year plan, the priority was given to the development of human resources, that is employment, education, public health, ये सब चीजें, मतलब मैन पावर प्लानिंग, ऐसा समझो मैन पावर प्लानिंग को इम्पोर्टेंस दिया था। ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, एजुकेशन पॉलिसी तो आए टाइम चेंज होती रहती है, लेकिन अभी की जो एजुकेशन पॉलिसी है ना वो जोरदार की है, बहुत जबरदस्त की है, इतने सालों के बाद इतनी अच्छी पॉलिसी आई है। लेकिन ये कोविड ने खराब कर दिया सबका सब कुछ। So during this plan, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट लॉन्च न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हाँ, उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे वो ये थे, और उस वक्त जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह। So the main focus of 9th plan was growth with justice and equality. और 10th 5 प्लान में फिर से पॉवर्टी को हटाओ, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाओ, ये सब चीजें था नेक्स्ट 10 इयर्स तक। एंड सिमिलरली 11th 5-year प्लान में था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो सिमिलरली फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। आज के टाइम पे ये बहुत मुद्दे वाली चीज चल रही है कि वी डोंट नीड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसकी वजह से इतने सारी मीटिंग्स हो चुकी है ग्लोबली, इतनी सारी के वी वांट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अ कंट्री, बट उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला है कुछ भी, सिर्फ थियोरेटिकल वो चीज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, प्रैक्टिकल कुछ नहीं आया अभी तक। तो ये सब स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की गई। फिर मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में आपको बताया है पूरा कि किस तरीके से पहले क्या हुआ मिक्स्ड इकोनॉमी में, कैसे स्टार्टअप हुआ, पब्लिक सेक्टर को ज्यादा फोकस किया गया, प्राइवेट को कम। फिर मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या असर हुआ, ये 1990 तक ये ह्यूज लॉसेस में चलने लगी पब्लिक सेक्टर्स बहुत ज्यादा। फिर इस वजह से और फिर सेकंड भी चीज यहाँ पे बताई है कि पीसी महालानोबिस का जो मॉडल ऑफ ग्रोथ था उसको डेवलप किया गया इसके रिलेटेड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए। वो चीज बताइए आपको पूरा, मैंने जितनी आपको स्टोरी बताई है ना सब इसके अंदर ही है सब। खाली आपको क्या करना है, इसे रीड करते जाना है ऊपर ऊपर से, आंसर खुद ही बना के लिख कर आओगे, ऐसा इधर से तो करना नहीं है अपने को, इतने बड़े हो गए हम लोग। सो फिर स्ट्रेटेजी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द प्लानिंग था। फिर फिस्कल पॉलिसी, हाँ फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी कैन बी कॉल्ड एज अ बजटरी पॉलिसी, वो जो सरकार बनाती है हर साल, सो ताकि सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में बहुत सारी चीजें आ जाती है भाई, इनइक्वालिटी सबसे पहला चीज, ये दिमाग में रखोगे ना, ये 5 गोल्स लिख कर आओगे आंसर, मेरी गारंटी हुई। और अपने बना के हम तो लिख ही सकते हैं आंसर। फिर पॉवर्टी रिडक्शन का स्ट्रेटेजी बताया। फिर अचीवमेंट्स में आपको यहाँ पे देखो, अचीवमेंट्स में बहुत सारी चीजें बताई है। एग्री अचीवमेंट्स नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड, अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। भले इसमें फिगर्स है, थोड़ा 1-2 फिगर्स को आप लर्न करना, बाकी आप थियोरेटिकल चीज लिख कर आना, वो कुछ नहीं। अचीवमेंट्स, इंडियन प्लानिंग की अचीवमेंट क्या क्या हुई, हाँ भाई ग्रोथ रेट बढ़ गया, देखो 51 में 3.4% था और 2018 में 7% जितना दिखा रहे हैं, मतलब बड़ा है। पर कैपिटा इनकम भी पहले 1%, 1.5 जितना परसेंटेज थी, फिर 6% जितनी हो गई 2012-13 तक, वो भी चीज बताइए यहाँ पे। इतना फिगर्स तो वैसे भी दिमाग में बैठेगा नहीं, थ्योरी लिखकर आना थोड़ी बहुत अपनी। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोग्रेस बताया, तो मैंने प्रोग्रेस में आपको बताया ग्रीन रिवॉल्यूशन ले आए, मल्टीपल क्रॉपिंग को भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, मतलब एक ही जमीन पे
ज्यादा क्रॉप ग्रो करना एक ही साल के अंदर, वो सब चीजें, सॉइल टेस्टिंग, रिसर्चेस, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, ये सब चीजों को इंट्रोड्यूस किया है। हाँ, वो पांच चीजें बताई ना मैंने ग्रीन रिवॉल्यूशन की, सीड्स, इम्प्रूव सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज और मैकेनाइजेशन, इनके बारे में लिख देना। निबेल्टन 1960s के टाइम पे ये सब चीजें आई थी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बुक में, HYVP, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, और IADP, इंटेंस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम लोग बोलते ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी ना, वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरुआत हुई थी, एज उसको नाम दिया था IADP, पायलट प्रोजेक्ट करके ऐसा स्टार्ट हुआ था। फिर धीरे 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 स्टेट्स में फैलता गया 60s के टाइम पे, 1960s के टाइम पे ये चीज। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ बताया है आपको। इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोल, आयरन, केमिकल फर्टिलाइजर, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सब में बड़ा है। हाँ, सब में इंक्रीज ही हुआ है। इंक्रीज अभी 1950 से लेकर 2011-12 तक देखेंगे तो क्या बढ़ेगा नहीं? क्या इंडिया क्या कर रहा है, बाकी क्यों प्लानिंग कर रहा है? फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट्स भी, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स एंड ऑल, ये भी बड़ी है। और आपको पता है कि रूरल एरियाज में भी ये सेविंग्स की हैबिट डालने के लिए, बैंकिंग हैबिट डालने के लिए जन धन योजना सरकार ने अभी अभी लॉन्च की हुई है 2015 में, नहीं 2014 में, 2014 में। फिर कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्रीज हुआ है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? असेट्स में इन्वेस्ट करना। अब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में, और कोई कंपनी इन्वेस्ट करे मतलब फिक्स्ड असेट्स में, जिसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन। फिर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, फॉरेन ट्रेड का डेवलपमेंट काफी अच्छे लेवल पे हुआ। ये सब क्रूड ऑयल, ये वो सब चीजों के रिलेटेड भी। हाँ, पेट्रोल बताऊं, हमारे इंडिया में शॉर्ट फॉर्म हम लोग लर्न करते थे, A स्क्वायर K स्क्वायर, आसाम, अंकलेश्वर, कड़ी, कलोल, यहाँ पे पाया जाता है। और आपने अगर देखा हो, ONGC का भी जो पर्टिकुलर फैक्ट्री वगैरह है ना, वो कलोल के आगे साइड ही है, कड़ी साइड पड़ता है, कलोल कड़ी के इस साइड पड़ता है। तो A स्क्वायर K स्क्वायर, ये हमारा पेट्रोलियम जो भी हमारे इंडिया में पाया जाता है ना, वो A स्क्वायर K स्क्वायर, ये दो याद करना। आसाम, अंकलेश्वर, कड़ी, कलोल। फिर आप अंकलेश्वर जाओगे ना, आपको स्मेल आ जाएगी बहुत गंदी वाली, वहां पे पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर बना हुआ है। सूरत से पहले ही अंकलेश्वर आएगा, और अंकलेश्वर में पूरा GIDC ये वो सब पूरा बनाया हुआ है, बहुत बड़ा है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया ही है, ऐसा समझो एक छोटा सा गांव है अंकलेश्वर में, बाकी तो इंडस्ट्रियल एरिया ही है पूरा। फिर नेशनल इनकम के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आया है। हाँ, पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में GDP ज्यादा मिलता था, एग्रीकल्चर सेक्टर से इनकम ज्यादा मिलती थी अपने को कंट्री में। फिर क्या हो गया, धीरे धीरे सर्विस सेक्टर से ज्यादा इनकम मिलने लगी। मतलब पहले 59% जितना एग्रीकल्चर से मिलता था, अब सर्विस सेक्टर से मिलता है 56 कितना परसेंटेज, जैसे उलट पुलट हो गया। क्यों? क्योंकि PC महालन ऑफिस वही 1956, वो कैसे भूल सकते हम लोग, एग्रीकल्चर को तो इतना प्रायोरिटी नहीं। फिर डेवलपमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, यू नो अबाउट दैट। एजुकेशनल सिस्टम में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहले की एजुकेशन देखो, अभी की एजुकेशन देखो, कितना फर्क है। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ ये इतनी बड़ी जो प्लानिंग है उसकी वजह से ही। ओके, और बहुत सारी चीजें, पॉवर्टी भी थोड़ी बहुत रिड्यूस हुई, अनएम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस हुई थी, लेकिन फिर से ये COVID-19 की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये सब चीजें हैं। और लिमिटेशन में सबको उल्टा करो भाई, फेलियर टू रिड्यूस द पॉवर्टी, इंडिया अचीव नहीं कर पाया, क्योंकि इतने सारे, ना फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी, ना ड्रिंकिंग वाटर, ना टॉयलेट फैसिलिटीज, ना प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी रूरल एरिया में, ना क्या बोलते हैं हाउसिंग फैसिलिटीज, दे आर लिविंग इन स्लम्स। हम लोगों को दिखता ही है ना रिवर फ्रंट के, इतना अच्छा रिवर फ्रंट बना हुआ है, नीचे स्लम एरिया। बोलो मुंबई में देखो, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, सामने झोपड़पट्टी पूरी, गरीबी कहाँ से हटी है भाई देश की, अभी भी है ही। फिर फेलियर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड तो यार क्या क्या है अपने पास, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है अपने पास, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, बेचारे MBA वाले देखो 10,000 20,000 की नौकरियां कर रहे हैं, ऐसा ही है ना यहाँ पे तो इंडिया में।
फिर फेलियर टू स्टॉप इन ग्रोथ ऑफ ब्लैक मनी, बोला था ब्लैक मनी, लेकिन आपको पता है डीमोनेटाइजेशन का भी पर्पस यही था कि ब्लैक मनी को स्टॉप किया जाए भाई, और ज्यादा रिड्यूस किया जाए इस सब चीजों के रिलेटेड। बट क्या हुआ, लोगों के पास तो और ज्यादा दिमाग, 70-30 रेशियो शुरू कर दिया भाई, एक्सचेंजिंग लाओ भाई, 70% पैसा ले लो, बैंक्स के साथ सेटल किया, सब कुछ किया। ये बहुत सारी चीजें है यार, ये प्लानिंग बहुत कुछ फेल हुआ। ये देखो डिमोनेटाइजेशन के बारे में बताया हुआ है। हाँ, इंडियन इकोनॉमी ऐसा है ना, आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, खाली टाइम देखना कि भाई टाइम खत्म नहीं हो जाए, वही आंसर में ऐसा है। फिर फेलियर टू रिड्यूस द सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, भाई मोनोपोली कम करना है, कम करना है, ऐसा नहीं हुआ, ये तो रहा ही है। रिलायंस का भी आप देख सकते हो ना, इस चीज के रिलेटेड है ही। यहाँ टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेजन, टैक्स की चोरियां करना, ये करना अभी भी है ही, सब चीजें है। सबसे बड़ा रीजन मैं मानती हूँ दैट इज द करप्शन, सबसे बड़ा रीजन ये सब चीजों की वजह से, सारे मिनिस्टर करप्टेड, सारे मिनिस्टर। फिर फेलियर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि मैंने बताया ग्रीन रिवॉल्यूशन कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टेट्स में ही आया था, कुछ क्रॉप्स में ही आया था, मल्टीपल क्रॉपिंग भी इतना नहीं है, उसमें भी देखने ये चीज हुई। और ये जमींदारी सिस्टम और ये मनी लेंडर सुधरने वाले तो है नहीं ना, अपने खाली लीडर बन के घूमते रहते हैं, दिमाग ऊपर का माला तो खाली है उन लोगों का, फार्मर्स का और इन लोगों का, दे हैव नो सेंस, मैं ऐसा मानती हूँ जनरली। फिर रूरल डेवलपमेंट भी इतना एंकरेज नहीं है, कंट्रोल नहीं है ओवर। इंडिया ऐसा पहला देश है जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनाई, बोलो 2000 में, और उसका चेयरमैन थे MS स्वामीनाथन। बताओ, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन, उधर से जापान बोलता है मेरे देश में और बड़े पॉपुलेशन, और हम लोग बोलते हैं और कम हो, और पॉपुलेशन कम हो। इतनी यंग पॉपुलेशन है इंडिया के पास, क्या नहीं कर सकता है, जस्ट सोच। और क्या हो रहा है, अनस्किल्ड, सब लोग सोशल मीडिया पे बिजी है, सब लोग स्नैपचैट पे बिजी है, स्नैप डालेंगे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालेंगे, सब करेंगे, अपना पूरे दिन का आधा तो टाइम उसी सब चीजों पे स्पेंड करेंगे। कैसे होगा कुछ भी, कैसे डेवलपमेंट होगा, और रीजनल इनइक्वालिटीज वगैरह अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट द इंडियन प्लानिंग। आई थिंक यूनिट 1 आपको क्लियर हो, थोड़ा बहुत उसके अंदर से आप रीडिंग करना, आपको कुछ भी डाउट्स होता है तो मैं प्लान कर रही हूँ कि इकोनॉमिक्स रिलेटेड एक और लेक्चर मैं रख दूँ कल या परसों में, ताकि हमारा एटलीस्ट 2 से 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, और इम्पोर्टेंस में आज भेज देते हैं आप लोग। ठीक है, ओके, सो थैंक यू इतना मुझे सुनने के लिए, आप लोग बेचारे सुन रहे हो यूं करके। सो आई थिंक सो आपको समझ में आया हो, समझ में आया ना? यस मैम, यस मैम। हाँ, ये बोलना पड़ेगा, मजबूरन क्या करना पड़ेगा। एग्जाम है हमारे तो, आई बोलो।